मौर्य वंश और राजा अशोक 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। बच्चों, स्क्रीन पर बने इस चित्र को क्या आप पहचानते हो? आपने इस चक्र को पहले और कहां-कहां देखा है? भारत के राष्ट्रध्वज को आपने लहराते तो कई बार देखा होगा। केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजे तिरंगे के बीच में बना यह चक्र बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्या आपको पता है यह चक्र कहां से आया? यह चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसे मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था। बच्चों, आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं को महत्व मिलता है और वे राजा याद किए जाते हैं जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। लेकिन राजा अशोक की बात सबसे अलग थी, क्योंकि उसने युद्ध की जगह धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीता, दया, प्रेम और करुणा को अपने शासन का आधार बनाया। आज हम मौर्य वंश के इस प्रसिद्ध राजा अशोक के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की, जो मौर्य वंश में अशोक के पहले हुए थे। बच्चों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक के दादा थे, बहुत वीर और साहसी थे। चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध के राजा धनानंद को हरा दिया। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं का आगे बढ़ना रोक दिया। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और मेगास्थनीज नाम का राजदूत उसके पास भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में काफी जानकारी मिलती है। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त के पास भेजे गए राजदूत मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा उसका अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि भारतीय सभ्य थे, वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, अधिकतर गांव में रहकर खेती करते थे, सैनिकों को भी अच्छा वेतन मिलता था आदि। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बना। उसने दक्षिण के अनेक हिस्सों को जीतकर अपने राज्य को और बड़ा बना लिया। बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। इस समय मौर्य राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। अशोक भी अपने पिता और दादा की तरह वीर, शक्तिशाली और साहसी थे। कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद के साथ युद्ध किया और उसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया। कलिंग युद्ध। आमतौर पर यह देखा गया है कि युद्ध में सफलता मिलने पर राजा खुश होते हैं, किंतु कलिंग युद्ध को जीतकर भी अशोक का मन दुखी रहा, क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, हजारों घायल हो गए और अनेक स्त्री और बच्चे बेसहारा हो गए। यह सब देखकर उसे युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगी। उसी क्षण उन्होंने संकल्प किया कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उसने यह भी निश्चय किया कि वह हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धम्म अर्थात धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतने का निश्चय किया, जिससे लोगों की भलाई हो सके। इस भावना को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसने इन्हें चट्टानों पर खुदवाया, जिसे आज भी अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। अशोक का धम्म। सम्राट अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। धम्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही गई थी। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि व्रत, उपवास और देवी देवताओं के पूजा के बिना कैसा धर्म। दरअसल कलिंग युद्ध के विनाश के बाद अशोक की सोच में काफी बदलाव आ गया था। सम्राट अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसा पिता का अपनी संतान के प्रति होना चाहिए। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते, मूक प्राणियों के प्रति हिंसा करते और धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष करते देखते तो उन्हें बहुत दुख होता था। इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करने के उपरांत उन्होंने पाया कि राजा होने के कारण उसकी यह जिम्मेदारी है कि प्रजा को सही राह दिखाए।
इस काम के लिए उसने धर्म महापात्र नामक अधिकारी रखे, जो गांव-गांव, नगर-नगर के दौरे कर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में यही बातें उसने पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर भी खुदवाए। सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था। भारत के इस मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का राज्य बहुत विशाल था। उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इतने बड़े राज्य पर शासन करना आसान नहीं था। शासन में उनकी सहायता के लिए योग्य लोगों का एक दल गठित किया गया था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैनी। इन नगरों और उनके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। अनेक अधिकारी और कर्मचारी उन्हें सहयोग देते थे। ये कर्मचारी गांव और शहरों में व्यवस्था को संभालते थे। ये किसानों, कारीगरों व व्यापारियों से लगान वसूल करते और राजा की आज्ञा का पालन न करने वालों को दंड भी दिया करते थे। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी थे, जिन्हें महापात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा करते और शासन का काम देखते थे। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने तथा अधिकारियों के काम पर नजर रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गांवों का दौरा करते थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सड़कें बनवाई थी। उनके दोनों तरफ छायादार व फलदार वृक्ष भी लगवाए थे। अस्पताल व धर्मशालाएं बनवाई और कुएं खुदवाए थे। यद्यपि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, तथापि वह सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे और उन्हें दान भी देते थे। वह प्रजा से भी कहते थे कि वे सभी धर्मों की बातें सुने और उनका सम्मान करें। सम्राट अशोक कलाकारों का सम्मान करते थे, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी किया करते थे। आज भारत सरकार के नोटों और कागजातों पर 4 सिंह वाली जो मूर्ति दिखाई देती है, वह सम्राट अशोक के समय की ही है। सारनाथ और दूसरी जगहों से प्राप्त स्तंभ और मूर्तियां कला के ऐसे नमूने हैं जो हमें आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने पिछली कक्षा में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 सिंह वाली मूर्ति में सिंह के अतिरिक्त बैल, घोड़ा और 24 तिलियों या धारियों वाली चक्र की आकृति बनी हुई है। बच्चों, सिंह को शक्ति का, बैल को श्रम का और घोड़े को ऊर्जा और गति का तथा चक्र को निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना गया है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है केवल सत्य की जय होती है। बच्चों, सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश करीब 50 वर्षों तक और चला। उसके बाद उसका स्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। राजा अशोक के दया, प्रेम, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण ही उसके सारनाथ स्तंभ शीर्ष को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। बच्चों, क्या आपको इतिहास का कोई और ऐसा राजा याद आ रहा है जिसने अशोक की तरह अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया हो? इतिहास की अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ही अन्य राजाओं की। तब तक के लिए अलविदा।